दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे में पिछले 18 सालों से फैला हुआ डर अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ एक के बाद एक ऐसी रहस्यमय हत्याएं हुई है जिनका न तो कोई कारण मिला, न कोई संदिग्ध अपराधी। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हर केस वहीं पर आकर रुक जाता है, सिर्फ एक लाश और अनसुना सन्नाटा। समय बदलता गया, लेकिन इन हत्याओं का साया कस्बे पर और भी गहरा होता गया। अब तो लोग डर से नाम भी नहीं लेते, क्योंकि हर अपराध में एक जैसी खामोशी और एक जैसा कातिलाना पैटर्न। अब इसी बीच एक जिद्दी और अनोखी सोच वाला युवक डिटेक्टिव भास्कर नारायण इस रहस्य को अपने तरीके से सुलझाने के लिए निकलता है। उसके लिए ये सिर्फ जांच नहीं, बल्कि 18 साल पुराने उस अंधेरे को खत्म करने का संकल्प है जो पूरे कस्बे को दबोच चुका है। लेकिन क्या वो इन रहस्यों को सामने ला सकेगा जिन्हें आज तक पुलिस भी पकड़ नहीं पाई? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है भूताटम भास्कर नारायण। ये कहानी आपको हैरान कर देती है और एंड तक अपना सस्पेंस बना कर रखती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर पर बसे चिंचोली के जंगल में। न्यूज में बताया जाता है कि पिछले 15 सालों से हर साल इन जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसका सर कटा हुआ होता है। लाश को सफेद साड़ी पहनाकर दानव वाले मांस के साथ फेंक दिया जाता है। पुलिस पिछले 15 सालों से कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकामयाब रही। और यहाँ तक कि पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। और यहाँ तक कि अब तक पुलिस को किसी भी लड़की का कटा हुआ सर नहीं मिला है, जिस वजह से पुलिस विक्टिम की पहचान भी नहीं कर पाई। ये कातिल इतना शातिर है कि वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता, जिस वजह से अभी तक वो पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम सफेद साड़ी पहने हुए एक और लड़की को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसे कातिल ने कुर्सी पर बांध कर रखा है और उसके चेहरे को दानव की तरह पेंट किया हुआ है। उसके गले में शिवलिंग के पत्थर की माला भी पहनाई हुई है। वो इस लड़की को टॉर्चर करता है और फिर इस लड़की को जान से मार देता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मार्क जोसेफ नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो डिटेक्टिव भास्कर नारायण को ढूंढते हुए इकाराबाद में उसके गांव में आता है। मार्क के साथ एक और आदमी होता है, जॉन फिलिप। अब दरअसल जॉन फिलिप का फोन चोरी हो गया था, तो मार्क ने ही जॉन को डिटेक्टिव भास्कर के बारे में बताया था, जो कि उसका फोन ढूंढकर दे सकता है। अब वो दोनों भास्कर का घर ढूंढते हुए उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें भास्कर का फ्रेंड प्रसाद मिलता है। अब उस लड़के मार्क के पूछने पर प्रसाद उन लोगों को भास्कर के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार भास्कर डिटेक्टिव कब और कैसे बना। और इसी के साथ अब सीन भास्कर के बचपन में शिफ्ट हो जाता है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम बचपन में भास्कर को खोई हुई चीजों को ढूंढते हुए देखते हैं। इस तरह के मिस्टीरियस कामों से बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। भास्कर अपने घर में माता पिता और एक बड़े भाई के साथ रहता था। इसी के साथ उसके घर के बगल में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। भास्कर बचपन से ही लक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन लक्ष्मी तो हमेशा उससे लड़ती रहती थी। फिर एक दिन पूरे गांव को पता चला कि भास्कर का बड़ा भाई गांव की एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। उस लड़की का बाप मोहम्मद अली पुलिस वाला था। उनका राज खुलने के बाद दोनों फैमिलीज में बहुत बड़े झगड़े होने लगे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मोहम्मद अली ने अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसे घर के अंदर बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद गुस्से में भास्कर का भाई उनके घर पर जाता है, लेकिन घर के अंदर जाकर वो देखता है कि किसी ने मोहम्मद अली और उसकी बेटी दोनों को जान से मार दिया है। अब तभी वहाँ पर अचानक पुलिस भी आ जाती है और उन दोनों के मर्डर के इल्जाम में पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब कुछ दिन के बाद भास्कर का भाई बेल पर बाहर आता है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका की मौत का सदमा और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए आत्महत्या करके अपनी जान दे देता है। ये सब कुछ देखकर उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है, पर भास्कर को यकीन था कि उसके भाई ने कोई भी मर्डर नहीं किया है। और अपने भाई को मरने के बाद भी उसे बेकसूर साबित करने के लिए भास्कर मोहम्मद अली के घर में जाकर डिटेक्टिव की तरह जांच करता है। उस घर के चार दीवारी के पास उसे शिवलिंग पत्थर की माला मिलती है। अब दोस्तों, आप इस शिवलिंग की माला को याद रखना। उस माला को देखकर भास्कर सोचता है कि आखिरकार मोहम्मद अली के घर में शिवलिंग पत्थर की माला क्या कर रही है। वो भागकर पुलिस वालों के पास जाता है, उन्हें वो माला दिखाता है और बताता है कि ये मुझे मोहम्मद अली के घर में मिली है। तो जिस दिन मर्डर हुआ था तो वहाँ पर कोई और भी आया था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं रखता। उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और भास्कर के भाई को ही मुजरिम मानकर इस केस को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद भास्कर बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन बिना चश्मे के भास्कर को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता था। तो उसकी लो विजिबिलिटी होने की वजह से वो पुलिस वाला नहीं बन पाता और उसी की वजह से भास्कर डिटेक्टिव बन गया, ताकि एक दिन वो मोहम्मद अली और उसकी बेटी के कातिलों को पकड़कर अपने भाई को बेकसूर साबित कर सके। खैर, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर भास्कर भी जॉन और मार्क से मिलता है। अब दरअसल जॉन कल रात रिसोर्ट में एक लड़की के साथ था। उसने उस लड़की के साथ प्राइवेट वीडियो बनाई थी और अब उसका फोन कहीं गायब हो गया था। जॉन को डर था कि अगर वो फोन किसी के हाथ लग गया
तो उसकी प्राइवेट वीडियो लीक ना हो जाए, और इसी वजह से वो मोबाइल ढूंढने के लिए भास्कर के पास आया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो वाली बात भी आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पर डिटेक्टिव भास्कर उनसे फोन ढूंढने की अपनी फीस ले लेता है। उन्हें कहता है कि कल सुबह आकर अपना फोन ले जाना। उसके बाद भास्कर पता लगाता है कि जॉन का फोन उस रात गलती से कमरे के बाहर डस्टबिन में गिर गया था, जो कि उस रिसोर्ट के वॉचमैन को मिल गया था, और उसने दुकान पर जाकर जॉन का फोन बेच दिया था। अब भास्कर उस वॉचमैन को पकड़ता है और उसे अपने साथ उस दुकान पर ले जाता है। वहां से उस फोन को रिकवर कर लेता है। लेकिन दोस्तों फोन को वापस करने से पहले भास्कर का दोस्त प्रसाद उस फोन में से सारा डाटा कॉपी कर लेता है और फिर वो फोन जॉन को देकर इस केस को क्लोज कर देता है। अब दोस्तों इसी तरह से भास्कर की डिटेक्टिव लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन एक दिन पुलिस वालों को जंगल में फिर से एक और लाश मिलती है, जिसका सर कटा हुआ था और आरएपी भी किया गया था, और साथ ही दाना वाला मास्क उस बॉडी के ऊपर रखा गया था। अब लाश को देखने के बाद पता चलता है कि विक्टिम के हाथों में 12 उंगलियां थी, लेकिन मारने से पहले कातिल ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को भी काट लिया था। अब भास्कर अपने दोस्त इंस्पेक्टर इंदर के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों उस क्राइम सीन पर लक्ष्मी भी आ जाती है। दरअसल लक्ष्मी एक न्यूज एजेंसी में काम करती है और पिछले 3 सालों से वो इस केस पर रिसर्च कर रही है। अब ये सब लोग मिलकर क्राइम सीन पर सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब अगले दिन हम देखते हैं भास्कर इंदर के साथ पुलिस स्टेशन में होता है। अचानक ही वहाँ पर एक पागल लड़का आता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है? मैंने 3 साल पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। अब भास्कर के पूछने पर इंदर उसे बताता है कि इस आदमी का नाम है गोरखा। 3 साल पहले इस आदमी की ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड जो कि नेपाल में गायब हुई थी, वो उसकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ पर लिखवा रहा है, पागल कहीं का। खैर अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद पुलिस वालों को जंगल में कर्नाटका के बॉर्डर के पास एक और लड़की की लाश मिलती है। अब ये एरिया कर्नाटका पुलिस के अंडर होता है और कर्नाटका पुलिस से सब इंस्पेक्टर शंकराचार्य इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वहाँ भास्कर और इंदर भी क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लाश को देखकर भास्कर तो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि उस बॉडी के पैर पर वही निशान था जो उसने लक्ष्मी की बहन श्रावणी के पैरों पर देखा था। अब दोस्तों हॉस्पिटल में जांच करने पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस बार जंगल में मिलने वाली लाश श्रावणी की ही है। अब लक्ष्मी अपनी बहन श्रावणी को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसका पूरा परिवार श्रावणी की मौत की वजह से फुट फुट कर रोने लगता है। अब आगे पता चलता है कि कॉलेज में श्रावणी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम होता है किशोर। अब इंस्पेक्टर शंकराचार्य किशोर को बुलाकर पूछताछ करता है। किशोर उन्हें बताता है कि उस दिन कॉलेज के बाद वो उसे लेकर मंदिर में गया था, फिर मैंने उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर भास्कर ठान लेता है कि मैं श्रावणी के कातिल को पकड़ कर ही रहूंगा। वो अपने दोस्त प्रसाद और इंस्पेक्टर इंदर की हेल्प से इस केस की छानबीन शुरू कर देता है। अब जैसा कि हमें पता है पिछले 3 साल से लक्ष्मी भी इस केस पर काम कर रही थी, तो वो भी अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए भास्कर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये लोग सबसे पहले उस मास्क की जांच करते हैं, तो जांच करने पर पता चलता है कि श्रावणी की बॉडी से जो दानों का मास्क मिला था वो प्लास्टिक का बना हुआ था, जबकि पिछले जो क्राइम हुए हैं वहाँ क्राइम सीन पर मिला हुआ मास्क पीपल की लकड़ी से बना हुआ था। मतलब कि श्रावणी को किसी और जगह मारकर एक ऑटो से उसकी लाश को जंगल में लाकर फेंक दिया गया था, और अब तक कातिल ने जहाँ जहाँ पर लाशों को फेंका था उसको मैप पर मार्क करने पर कुछ इस तरह का निशान बन जाता है। उसके बाद भास्कर श्रावणी की लाश पर मिले हुए कपड़ों की भी जांच करता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि श्रावणी को जो सफेद साड़ी पहनाई गई थी वो भी एक अलग तरह के कपड़े से बनी हुई थी। यानी कि जो लड़कियों की पिछली मौतें हुई थी उन्हें जो साड़ी पहनाई गई थी उनसे ये साड़ी बिल्कुल भी अलग थी। अब ये सब कुछ देखकर भास्कर को यकीन हो जाता है कि श्रावणी को मारने वाला असली किलर नहीं बल्कि किसी ने उसके मर्डर स्टाइल को कॉपी किया है, ताकि जिन लोगों ने श्रावणी को मारा है वो लोग बच जाए और सारा इल्जाम पुराने जो लड़कियों के मर्डर कर रहा है उसके ऊपर चला जाए। अब यहाँ पर भास्कर को पता चलता है कि मरने से कुछ टाइम पहले श्रावणी किशोर के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तो भास्कर इंदर और प्रसाद को भी अपने साथ लेकर उस डॉक्टर के क्लिनिक पर जाता है। वो उस डॉक्टर को धमकाकर सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। अब डॉक्टर मार खाने के डर से सारी सच्चाई बताने लगता है, और दोस्तों वो शॉकिंगली बताता है कि मैंने ही श्रावणी के बॉयफ्रेंड किशोर के साथ मिलकर श्रावणी को मार डाला। इधर इंस्पेक्टर शंकराचार्य भी श्रावणी के बॉयफ्रेंड किशोर को अरेस्ट कर लेता है, और वो लोग डॉक्टर और किशोर को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम दोनों ने श्रावणी को क्यों मारा। तब किशोर बताता है कि श्रावणी प्रेग्नेंट थी
उस दिन मैं श्रावणी को इस डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने के लिए ले गया था, लेकिन पता नहीं इस डॉक्टर ने श्रावणी के साथ क्या किया, श्रावणी मर गई। इसलिए हम दोनों इस मर्डर में ना फंसे, इसलिए हम दोनों ने उस सीरियल किलर के बारे में सारी रिसर्च की और उसके मर्डर करने के स्टाइल को कॉपी करके डॉक्टर ने श्रावणी का सर काट दिया, उसके एक्स्ट्रा फिंगर्स भी काट दिए और फिर इन लोगों ने उसे जंगल में फेंक दिया। इस तरह से दोस्तों अब यहाँ पर श्रावणी का मर्डर का केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन पिछले जो हत्या हो रही थी वो सीरियल किलर का केस अभी भी बाकी था। भास्कर को वो केस सॉल्व करने के लिए अभी भी कोई भी क्लू नहीं मिला था। हम देखते हैं कि वो अपने घर में बैठकर उस केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी भास्कर को याद आता है कि 16वीं लड़की जिसका मर्डर हुआ था, कातिल ने उसके भी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट दिया था। और जब प्रसाद जॉन फिलिप के फोन से उसका वीडियो कॉपी कर रहा था, उस वीडियो में जो लड़की थी उसके हाथों में भी 12 उंगलियां थी। अब भास्कर एक बार फिर से उस वीडियो को ध्यान से देखता है और उस लड़की के गले में उसे वही शिवलिंग की पत्थर वाली माला दिखाई देती है जो हर विक्टिम के बॉडी के पास मिली थी। और भास्कर को यही माला बचपन में मोहम्मद अली के घर से भी मिली थी। तो यहाँ पर भास्कर को यकीन हो जाता है कि उसके भाई और इस सीरियल किलर वाले केस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो अगले ही दिन प्रसाद और इंदर को लेकर उसे जॉन फिलिप के घर पर जाता है। अब उस दिन जॉन के साथ क्या हुआ था ये उसे डिटेल में बताने के लिए कहते हैं। अब जॉन थोड़ा फनी वे में उन लोगों को बताने लगता है। उस दिन जब जॉन रिसोर्ट में गया था तो वहाँ पर बुर्का पहनकर एक लड़की बैठी हुई थी। मैं उसे अपने साथ बुलाकर कमरे में ले गया। मैं उसका वीडियो बना रहा था कि तभी बुर्का पहनकर एक और लड़की वहाँ पर आई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर दूसरी लड़की को लेकर चली गई। अब जॉन की बात कंफर्म करने के लिए भास्कर रिसोर्ट के वॉचमैन को बुलाकर पूछताछ करता है। तब वॉचमैन उन्हें बताता है कि जॉन ने जो भी बताया वो सही है, लेकिन जॉन जिस लड़की को लड़की समझकर कमरे के अंदर ले गया था वो कोई लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर थी। अब ये बात सुनकर भास्कर फिर से जॉन को कॉल करता है और पूछता है तो जॉन उसे कहता है कि वॉचमैन सच बोल रहा है, मैं जिसे लड़की समझकर अंदर ले गया था वो एक ट्रांसजेंडर थी। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा ही था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता क्यों नहीं चला, और फॉरेंसिक वालों ने भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उल्टा रिपोर्ट कहती है कि सभी लड़कियों का आरोपी करके मर्डर किया गया था। अब भास्कर इंदर इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन भास्कर अपने घर पर होता है। उसके पिता टीवी पर एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। टीवी पर एक लड़का ट्रांसजेंडर से शादी करने के बाद अपनी प्रेम कहानी बता रहा होता है तो वो ट्रांसजेंडर टीवी पर बताती है कि बचपन में ही उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया था। और ये बात सुनते ही भास्कर समझ जाता है कि आखिरकार 17 सालों में 17 मर्डर होने के बावजूद भी किसी ने भी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई। वो लक्ष्मी से कहता है कि अब तक कातिल ने जितनी भी लड़कियों को मारा है वो सब के सब ट्रांसजेंडर थी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक के गोरखा। गोरखा ने अपने ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन अब भी लोग उसे पागल ही समझते हैं। दरअसल गोरखा ने पुलिस वालों को बताया था कि उन दोनों के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पैसा कमाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने प्रोस्टिट्यूट का काम शुरू किया, लेकिन एक दिन एक लड़की ज्यादा पैसे देने का लालच देकर उसकी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड को लेकर इकराबाद आ गई थी। लेकिन उसके बाद से गोरखा को भी पता नहीं चला कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल अब भी यही था कि अगर ऐसा ही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विक्टिम को लड़कियां क्यों बताया गया। अब यही पता करने के लिए भास्कर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। तो वहां पर उसे कंपाउंडर मिलता है। वो उसे बताता है कि ज्यादातर पोस्टमार्टम डॉक्टर की जगह पर मैं ही करता हूँ, लेकिन जब भी दानव मास्क वाला केस आता है तो डॉक्टर साहब मुझे उस बॉडी को हाथ भी लगाने नहीं देते, यही क्या उसके आसपास भी भटकने नहीं देते, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अब ये बात सुनकर भास्कर समझ जाता है कि जरूर वो डॉक्टर उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से एक ही डॉक्टर था जो दानव मास्क वाले सभी केसेस का पोस्टमार्टम कर रहा था। अब उसके बाद भास्कर पुलिस वालों को अपने साथ लेकर डॉक्टर के घर पर जाता है। लेकिन जैसे ये लोग डॉक्टर के घर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले आत्महत्या कर ली है और मरने से पहले उसने अपने घर के सारे सबूत मिटा दिए थे। अब छानबीन करने पर डॉक्टर के घर में उन्हें एक कमरा मिलता है। उस कमरे में दानव वाला मास्क भी रखा हुआ था। तो यह सब कुछ देखकर भास्कर समझ जाता है कि डॉक्टर अपने घर में ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर रहा था। अब वहां पर किया गया रिचुअल्स देखकर लक्ष्मी उन लोगों को मास्क के बारे में अपनी रिसर्च बताती है, जो कि थोड़ी लंबी होती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हिंदू पुराण के अनुसार भस्मासुर नाम के एक असुर को वरदान मिला था कि वो जिस पर भी अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। जिसके बाद भस्मासुर देवताओं को ही भस्म करने लगा, तो डर के मारे देवताओं में अफरा तफरी मच गई। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके सामने नृत्य करते हुए जब मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी गलती से अपने सर पर हाथ रखा, जिसकी वजह से वो खुद ही भस्म हो गया।
तो ये सब कुछ रिचुअल देखकर लक्ष्मी कहती है कि शायद ये डॉक्टर अपने घर में उसी भस्मासुर की पूजा कर रहा था। खैर, अब घर के बाहर उस डॉक्टर ने अपना फोटो एल्बम जलाया था। तो ये लोग उस आधे जले हुए फोटो एल्बम को देखते हैं तो उसमें भास्कर को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसे एक आईटी कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला था। अब फोटो में उस लड़की का चेहरा तो जला हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग कॉलेज जाते हैं और वहां का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि किस लड़की को गोल्ड मेडल मिला था। तो पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं है बल्कि फॉरेंसिक डॉक्टर रुद्रवेणी है, जो कि आईटी में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। अब ये देखने के बाद डिटेक्टिव भास्कर इंद्र से कहता है कि पिछले 17 सालों से हमें कातिल नहीं मिला, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ही पुलिस को अंधेरे में रखा था। पुलिस वाले लड़कियों को ढूंढ रहे थे जबकि मर्डर्स ट्रांसजेंडर का हो रहा था। अब उसके बाद भास्कर और उसका दोस्त प्रसाद दोनों रुद्रवेणी के बारे में पता करने के लिए उसके घर पर जाते हैं। वो एक बड़े से अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहती थी। अब इसी अपार्टमेंट में उन्हें मार्क भी मिल जाता है, वही मार्क दोस्तों जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो जॉन के साथ भास्कर से मिलने के लिए आया था। अब मार्क भी एक आईटी एक्सपर्ट होता है। तो यहाँ पर रुद्रवेणी अपने घर पर नहीं होती, लेकिन उसके दरवाजे पर डिजिटल लॉक लगा होता है। अब मार्क उस लॉक को हैक करके ओपन कर देता है। ये तीनों ही उसके घर के अंदर जाते हैं, लेकिन इधर कॉफी शॉप में बैठी हुई रुद्रवेणी को अपने फोन पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। वो अपने घर का कैमरा चेक करती है और देखती है कि भास्कर के साथ साथ प्रसाद और मार्क भी उसके घर में घुस चुके हैं। रुद्रवेणी तुरंत ही वहां से अपने घर पर जाने लगती है। इधर भास्कर उसका कंप्यूटर चेक करता है तो उसे सभी विक्टिम के डिटेल्स मिल जाते हैं। अब तक 17 ट्रांसजेंडर का कत्ल हो चुका था। फिर थोड़ी देर में रुद्रवेणी अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। उससे बचने के लिए भास्कर और प्रसाद दोनों ही छुप जाते हैं। फिर वो दोनों इंदर को भी कॉल करके अपार्टमेंट में बुलाते हैं। यहाँ इस तरफ रुद्रवेणी किसी को कॉल करके जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। तो सामने वाला आदमी उसे कहता है कि युगों युगों से देवता और इंसानों ने एक साथ मिलकर इस महायज्ञ को रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस बार इस यज्ञ को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जो काम दिया गया है तुम बस वही करो। अब थोड़ी देर के बाद इंदर और भास्कर रुद्रवेणी के फ्लैट में आते हैं। तब रुद्रवेणी अपने फ्लैट में नहीं होती। मार्क भास्कर को बताता है कि रुद्रवेणी ने दानव लिंगेश्वर को कई सारे ईमेल्स किए थे, जो कि उसके सामने वाले ही फ्लैट में रहता है। अब ये लोग सामने वाले फ्लैट में चेक करने के लिए जाते हैं तो उस फ्लैट के अंदर एक कमरे में उन्हें रुद्रवेणी की लाश मिलती है, जिसने कि थोड़ी देर पहले ही खुदकुशी कर ली थी। अब उस फ्लैट को अच्छे तरीके से चेक करने पर उन्हें इस फ्लैट में भी एक कमरा मिलता है जहां पर भस्मासुर का मास्क रखा हुआ था और वहां पर एक और ट्रांसजेंडर के तस्वीर के सामने पूजा की गई थी। साथ ही वहां की दीवार पर कुछ नंबर भी लिखे गए थे। अब ये तस्वीर उसी ट्रांसजेंडर की थी जिसे भास्कर ने इंस्पेक्टर शंकराचार्य के घर पर देखा था। इंस्पेक्टर शंकराचार्य ने उस ट्रांसजेंडर मोहिनी चंद्रा को कुछ साल पहले ही अडॉप्ट किया था। अब उन नंबर को क्रैक करने पर भास्कर समझ जाता है कि वो कातिल आज रात ही मोहिनी चंद्रा का बलिदान देने वाला है। तभी अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट भी वहां पर आ जाता है। अब भास्कर के पूछने पर वो प्रेसिडेंट उन्हें बताता है कि 15 साल पहले दोनों फ्लैट को दानव लिंगेश्वर नाम के आदमी ने ही खरीदा था। वो भास्कर को अपने बेटे की शादी का फोटो दिखाता है जिसमें दानव लिंगेश्वर भी था, और उस फोटो को देखकर भास्कर तो शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनके गांव के बाहर बाइक रिपेयरिंग करने वाला बादशाह नाम का आदमी होता है। अब यहाँ इस तरफ बादशाह की शॉप पर हम गोरखा को देखते हैं। अब लक्ष्मी वहां पर आती है और उसे बादशाह की सच्चाई पता नहीं थी। वो वहां पर गोरखा के पास आती है और उसे उसकी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो बादशाह उनकी बातें छुपकर सुन लेता है और वो समझ जाता है कि लक्ष्मी को पता चल चुका है कि पिछले 17 सालों से ट्रांसजेंडर का ही कत्ल हो रहा है। तो अब वो तुरंत ही लक्ष्मी के सामने गोरखा को मार देता है और लक्ष्मी को बेहोश करके अपने बाइक पर बॉक्स के अंदर डालकर उसे कहीं ले जाने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद भास्कर इंदर के साथ बादशाह की शॉप पर आता है। वो लोग देखते हैं तो बादशाह अपने शॉप पर नहीं होता। अब वहाँ आसपास ढूंढने पर उन्हें बादशाह मिल जाता है, लेकिन अब वो इन सबसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। यहाँ पर बादशाह के साथ पुलिस वालों और भास्कर की बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। डिटेक्टिव भास्कर उससे कहता है कि तुमने मोहम्मद अली को मारा था और उसकी बेटी का भी कत्ल तुमने ही किया, लेकिन उस मर्डर में मेरा बड़ा भाई फंस गया था, इसलिए बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ ताकि अपने भाई को बेकसूर साबित कर सकूं। तो बादशाह भास्कर से कहता है कि एक बार जब मैं एक ट्रांसजेंडर को बुर्का पहनाकर अपने भाई को बलिदान करने के लिए सौंपने के लिए जा रहा था, तब उस पुलिस वाले मोहम्मद अली ने मुझे देख लिया। उसने गले में शिवलिंग की पत्थर की माला भी देख ली थी, और जब मैं गैराज में नहीं था तब उस मोहम्मद अली ने मेरे गैराज में आकर मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया। तो वो ये बात बाकी लोगों को बताना दे और मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। लेकिन अब तुम भी इस महायज्ञ को रोक नहीं सकते। आज रात मेरा भाई यज्ञ को पूरा करेगा और यज्ञ के पूरा होने की खुशी में
मैं तुम्हारी लक्ष्मी को अपने भाई को गिफ्ट के तौर पर दूंगा। अब तुम उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो भास्कर की आंखों के सामने ही अपनी जान दे देता है। अब भास्कर तुरंत ही शंकराचार्य के घर पर मोहिनी चंद्रा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन शंकराचार्य अपने घर पर नहीं होता। उसके घर के अंदर भी भास्कर को एक कमरे में भस्मासुर का मास्क मिलता है और वहां पर कुछ ताड़पत्र होते हैं, जिसे पढ़ने के बाद भास्कर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि अब तक यहाँ पर ट्रांसजेंडर का बलिदान क्यों दिया जा रहा था। और ये सारे बलिदान देने वाला और कोई नहीं है बल्कि शंकराचार्य ही था। जी हाँ दोस्तों, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुद्रावेनी, वो बादशाह और शंकराचार्य ये सब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं और सभी भस्मासुर के खानदान से ही थे। ये बहुत सालों से भस्मासुर को फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहे थे और अब भस्मासुर को जिंदा करने के लिए 18 सालों तक एक महायज्ञ करना होगा, जिसमें 17 सालों तक 17 ट्रांसजेंडर का सर काटकर बलिदान देना पड़ता है। फिर 18वें ट्रांसजेंडर को उन सभी 17 सरों के साथ जिंदा जलाने के बाद उसकी राख से एक गुड़िया बनाकर पूजा की जाती है। ऐसा करने के बाद भस्मासुर फिर से जिंदा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम शंकराचार्य को देखते हैं, जो मोहिनी चंद्रा का बलिदान देने की तैयारी कर रहा होता है और उसे ढूंढते हुए अब भास्कर भी वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य और भास्कर के बीच काफी देर तक फाइट होती है और फाइनली दोस्तों भास्कर शंकराचार्य को रोकने में कामयाब हो जाता है। वो उसका 18 सालों का यज्ञ बर्बाद कर देता है। ये सब कुछ देखकर शंकराचार्य को बहुत गुस्सा आता है और यज्ञ पूरा न होने की वजह से वो उसी आग में कूदकर अपनी आत्महत्या कर देता है। लेकिन मरने से पहले वो भास्कर से कहता है कि तुम भस्मासुर को जिंदा होने से नहीं रोक सकते। मेरे बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसे जिंदा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे। खैर, अब उसके बाद भास्कर को उस कमरे में ढूंढने पर लक्ष्मी भी मिल जाती है। अब भास्कर उसे बचाकर घर ले जाता है। तो अब यहाँ पर 18 सालों से चल रहा ये केस सॉल्व हो चुका था। डिटेक्टिव भास्कर को भी पुलिस की तरफ से मेडल वगैरह दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद भास्कर को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। भास्कर को यहाँ पर पता चलता है कि उनकी फैमिली में से एक लड़का रुद्रा जिंदा है और अब वो आगे इस महायज्ञ को पूरा करने की कोशिश करेगा ताकि वो भस्मासुर को जिंदा कर सके। और दोस्तों इसी नोट पर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हाइप भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।